अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। हर कोई मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करता है और हमारे मुआशरे के अंदर, फैसलाबाद के अंदर हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो कि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। हमेशा मोटरसाइकिल ध्यान से चलाएं और रोड पे अपनी ग्रिप को मजबूत रखें। सर्विस टाइल्स ही तो हैं जो देते हैं रोड पर सबसे ज्यादा मजबूत ग्रिप। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पर लेटेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी से बने सर्विस टाइल्स आम टाइल्स से 20% कम घिसते हैं और यूं सर्विस टाइल की लाइफ जो है वो आम टाइल्स से 40% तक ज्यादा होते हैं। तो आला क्वालिटी इंपोर्टेड पॉलीमर से बने सर्विस टाइल्स के बेशुमार खूबसूरत ट्रेड डिजाइन आपकी बाइक को महफूज भी बनाएं और खूबसूरत भी। सर्विस टाइल्स पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के 40 से ज्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और सब मानते हैं कि ग्रिप सर्विस जैसी हो तो फिक्र कैसी। अपनी मोटरसाइकिल को भी दें सर्विस टाइल्स से मजबूत ग्रिप, क्योंकि आप ही से तो जुड़ी हैं माँ बाप की उम्मीदें, बीवी की ख्वाहिशें और बच्चों का मुस्तकबिल। सर्विस टाइल्स के पास है दुनिया भर के अहम तरीन सर्टिफिकेशन, SGS स्विट्जरलैंड से लेके US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तक। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना सफर महफूज बनाएं तो उसके लिए सर्विस टाइल का इंतखाब करें। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। शहर फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो काफी परेशानी में लोग मुब्तला हैं। वजह यह बताई जा रही है बहुत सारे हलकों के सीवरेज सिस्टम नाकाम हो चुके हैं, सड़कें उखड़ चुके हैं। मेन रोड्स की बात की जाए तो उनकी भी सूरत हाल काफी हद तक अबतर है। खास तौर पे जंग रोड जो है उसमें बहुत सारी हैवी ट्रैफिक का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अहम तरीन शाहरा है और हजारों की तादाद में रोजाना गाड़ियां जो हैं वो शहर में दाखिल भी होती हैं और शहर से बाहर भी जाती हैं। लेकिन वहां की सूरत हाल देख के यूं महसूस होता है, शहरी कहते हैं कि वहां पे अगर बारिश हो जाए तो मुंजी की काश्त कर ली जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वहां पे पानी खड़ा रहता है और अरसा दराज तक खड़ा रहता है। इसकी वजह से शहरी काफी परेशान है और जब से बल्दियाती अदारे खत्म किए गए हैं तब से मोहल्ले की सियासत जो है वो भी ठंडी हुई है और इसके साथ साथ वहां पे काम करवाने का प्रोसेस भी काफी हद तक ठंडा हो चुका है, क्योंकि यूनियन काउंसिल के जो दफातर थे वहां पे मुंतखब नुमाइंदों की बजाय PTI ने अपने जो कारिंदे हैं उनको बैठा रखा है, जिसकी वजह से लोगों का यह कहना है कि जब भी वो काम की गर्ज से वहां पे जाते हैं तो उनका काम नहीं मुकम्मल हो पाता। सेंट्री वर्कर्स मोहल्लों के अंदर सफाई करने से कासर है और एक सिस्टम जो आवे का आवा कहते हैं बिगड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ म्यूनिसिपल कारपोरेशन के हवाले से भी अगर बात की जाए तो उनके पास बजट्स तो मौजूद हैं लेकिन बजट्स लगाए नहीं जा रहे। आखिरकार ये बजट्स क्यों नहीं लगाए जा रहे, शहर की तरक्की को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? जो पैच वर्क है वो तो किसी हद तक कंप्लीट कर लिया गया, क्योंकि हमने अपने शो में बार बार इस मसले को उजागर किया, जिसके बाद इंतजामिया कुछ होश में आई और पैच वर्क किसी हद तक शहर का मुकम्मल किया। लेकिन अभी भी जो बड़ी सड़कें हैं उनको रिपेयर नहीं किया जा सका, उनको मुकम्मल तौर पे दोबारा तैयार नहीं किया जा सका। बजट होने के बावजूद, MP MNAs की स्ट्रेंथ होने के बावजूद, गवर्नमेंट होने के बावजूद अगर काम नहीं करवाया जा रहा तो ये किसकी नाअहली है? इस हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए आज दावत दे रखी है अब्दुल रहमान, जो कि हमारे सीनियर सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। तो अब्दुल रहमान, आखिर क्या वजह है? MP MNAs हिम्मत नहीं कर रहे, म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्शन नहीं ले रही, क्या मसला क्या है आखिर? थैंक यू अनहान। असल में जब से ये हुकूमत आई है तब से तमाम काम रुक चुके हैं। जैसा कि आपने निशानदेही की कि जंग रोड पे बेशक जो है वो चावल की काश्त की जाए, तो ये बाकी रोड्स की भी सेम यही सूरत हाल है। यहाँ पर जंग रोड में तो रोज़ाना जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट जो बहुत गुजरती है, जो भी सामान लेके जाती है। समुद्री रोड है जहाँ पे पैसेंजर बहुत गुजरते हैं, जड़ांवाला रोड है, ये सरगोदा रोड है, तमाम रोड्स की बुरी सूरत हाल हो चुकी है। असल में मसला ये है कि कोई भी इस शहर को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। हमें बारहा माजी की हुकूमत की मिसालें देना पड़ती हैं कि यहाँ पर राना सनाउल्लाह खान थे, जो ताकत का महवर था एक जानब था, अबद शेर अली थे, लोग उनकी जानब देखते थे, ऑफिसर उनकी जानब देखते थे, उन्हें पता था कि ये शहर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और वो काम करवाते थे। रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं पिछले जो 2008 से 18 तक ना, रिकॉर्ड अरबों रुपये लगा है, वो नज़र भी आता है। फ्लाई ओवर बने, सड़कें बनी, अब जो भी रोड बनती है उसके लिए ज़रूरी होता है। और ये मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग की मद में जो तकरीबन 40 करोड़ रुपए रखे थे पंजाब हुकूमत ने जो फैसलाबाद पे लगने थे, जिसमें सिर्फ कोई भी रोड टूट फूट का शिकार हो जाती है वहाँ पर पैच वर्क कर दिया जाता है। इस काम के लिए 40 करोड़ वापस चलेगी, 1 रुपया भी नहीं लगाया जा सका। कोई भी ऑफिसर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई MP MNA शहर की दिल
दिलचस्पी लेने के लिए तैयार नहीं है। जो भी इंतज़ामिया है या जो MP MNAs हैं, इनका जो बाहमी मेल जोल है वो खतरनाक हद तक कम है। पहले जो यहाँ पर DCs थे, अगर यहाँ पर बात की जाए, अहमद फवाद जिन्होंने इलेक्शन करवाया चेंज हो गए, तारक खान नियाजी आए, सैफुल्ला डोगर आए चेंज हो गए, फिर आए, तो ये अभी मोहम्मद अली हैं। तो ये मसला ये है कि इनके साथ किसी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। सैफुल्ला डोगर के तमाम जितने भी थे ये खिलाफ हो चुके थे, उनको तब्दील करवाया क्या है कि इसी तरह से यहाँ पर उनके खिलाफ क्यों हुए थे अब्दुल रहमान, आखिर क्या बात थी? ना तजर्बाकारी भी एक बड़ी वजह बन के सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट DC बनाया जाता है वो तजर्बाकार होता है। पहले AC होता है लाजमन, ADCR भी बनता होगा, कई यहाँ पर गुजर के आता है कई मराहल में। यहाँ पर हमारे जो MP MNAs पहली बार बने हैं, उन्हें अपने इख्तियारात की, उन्हें तजर्बे की समझ नहीं आ रही। ऊपर से जो इमरान खान ने शुरू में जो 2-3 स्कैंडल्स आए, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पर कह दिया गया था कि वो अपनी मर्जी करे, सिफारिश ना माने। अब MP MNAs की जो सिफारिशें हैं वो ज़ाती कामों के सिलसिले में होती हैं, क्योंकि सैफ डोगर ने जाते हुए भी ये बताया था कि यहाँ पर कुछ MP MNAs जो या मिनिस्टर्स इवन के उन्हें अपनी ज़ाती कामों के लिए मजबूर करते थे, तंग करते थे, बारहा इसरार करते थे और इनकार पर उनके खिलाफ हो गए। जो मौजूदा लाट है इसमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो नातजर्बाकार हैं, पहली दफ़ा आए हैं, इससे पहले चेयरमैन नाज़म वगैरह रहे हैं। तो ये एक बड़ा मसला है कि अब इन्हें असम्बली चलाने का, जो फंड्स लेके आने का, वो फंड यूटिलाइज़ करने का वो उतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है। ये एक पूरा ये भी एक मेकनिज़म होता है कि जिसमें आपने वज़ीर आला से मंजूर करवा के फ़ंड लाने होते हैं, फिर उसकी नीलामी करवानी है, ठेकेदार आते हैं, ठेकेदार को आपने अच्छे से अच्छा काम लेना होता है। ये तमाम ज़िम्मेदारी MP MNAs की होती हैं। ये नहीं समझ आ रही कि यहाँ पर ये ज़िम्मेदारियाँ ऑन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ कहीं भी हमें नज़र आया ज़िला इंतज़ामिया फ्रंट फुट पे नज़र आई, MP MNA नज़र नहीं आते। ये 8 बाज़ारों में जो अभी ताजरों के साथ किया है इन्होंने, ताजरों के साथ मार कुटाई, इसमें ये होना था कि एक जो उनका मिनिस्टर है या जो भी एक बंदा पहले आके मुज़ाकरात करता, उसके बाद ये मामला ख़राब नहीं होना था। इन्होंने ख़राब किया, इनके पास इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि कोई भी बंदा इन पे एतमाद कर सके। इसलिए हमें फ्रंट फुट पे इंतज़ामिया खेलती नज़र आती है। और ये कोरोना का इशू हो गया, उसमें भी आपने देखा है कि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ACs या जो दूसरे तमाम डिपार्टमेंट है वो हमें फ्रंट फुट पे नज़र आए। तो ये एक बड़ा तजर्बे का फुकदान है, इनकी नाअहली है, इनकी अदम दिलचस्पी है, शायद ये अपने हलकों तक महदूद होकर रह गए हैं। अच्छा, कारपोरेशन से बजट क्यों नहीं निकलवा पा रही? हनान तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए कारपोरेशन में मौजूद हैं अभी, जो अभी की बात की जाए ना, इनके पास जो टैक्सेशन या फीसस की मद में आता है, जो तनख्वाहें हैं उसकी मद में जो अगर चला भी जाए, तो जो डेवलपमेंट के लिए 52 अरब रुपए मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के लिए रखा है, स्ट्रीट लाइट्स के लिए रखा है। MP MNAs चीख के मर गया। रात हो जाए तो आप किसी भी इलाके से गुजरें, स्ट्रीट लाइट्स नहीं चलती, पूरा शहर अंधेरे में डूबा होता है। कोई भी जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वो ठीक नहीं है, सारे ही ख़राब हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स 50 के करीब ख़राब पड़े हुए हैं, सैलानी को दिए हुए हैं कि वो चला दें। फंड्स मौजूद होने के बावजूद ये इनकी नाअहली है कि मजबूर नहीं कर पाते, मीटिंग्स नहीं ले पाते, उन्हें बताते नहीं है कि ये इश्यूज़ हैं। वज़ीर आला पंजाब ने, उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दी पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत, जो है वो आधा फ़ंड ये अपना कारपोरेशन लगा सकती थी। अब यकीन करें सिर्फ 12% फ़ंड पूरे फैसलाबाद में लगाया जा सका है। ये पिछले मैं माली साल की बात कर रहा हूँ, 2018 से 19 के दरमियान सिर्फ 12% फ़ंड जो है वो लगा है। देखिए मतलब इतना ज़्यादा फ़ंड मंजूर भी हो गया, ठेका भी हो गया, ठेकेदार ने काम भी शुरू कर दिया, फिर क्या वजह है कि वो रुक जाता है? कोई ना कोई अड़चन आड़े आ जाती है। और मैं मज़े की बात ये बताऊं कि अपोजिशन की जानिब से कोई मुखालफत नहीं है, कोई मुदाखलत ना नहीं है, कोई रोका जाता है इनको, ना एप्लीकेशन दी जाती है कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, ये मसला हो रहा है, इसके बावजूद भी रुक जाता है। एग्जैक्टली हाँ, आपने ठीक कहा, कोई एंटी करप्शन नहीं है, कोई FIA नहीं है, नैब नहीं है, अदालत नहीं है, कहीं पे उन्हें रोका नहीं जा रहा, कोई तंग नहीं किया जा रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग आने वाले इलेक्शन में कैसे जो है वो आम के पास जाएंगे, जब इतना पैसा मौजूद होने के बावजूद। और ये जो यहाँ पर एक अफवाह शायद ये भी उड़ाई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान या बुज़दार साहब वो फ़ंड नहीं लगाने देते। ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी जो बंदा काम के लिए जाता है, फ़ंड के लिए जाता है, उसे फ़ंड मंजूर किया जाता है, उसके बाद नहीं समझ आती कि उसके दरमियान रुकावट क्या पैदा हो जाती है। सेक्टरीज़ की सतह पर रुकावट है, इंतज़ामिया की सतह पर रुकावट है, या खुद ही जो ये नाअहल है मंजूर करवाने के बावजूद लगा नहीं पाते। तो ये इनके लिए जो जवाबदही आइंदा इंतखाबात में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अवाम को मुतमिन करने के लिए देखें, उनके ज़ाती काम भी ज़रूरी होते हैं, उनकी डेवलपमेंट भी ज़रूरी होती है। अब
जो एमडी वासा नए लगाए गए हैं, तो ये कई हलकों में एमएनए फ़रख हबीब, एमपीए लतीफ़ नज़र, जिनकी रिकमेंडेशन पे एमडी वासा को लगाया गया, तो इनके हलकों का बेड़ा गर्क हो गया। हमने कभी नहीं देखा था कि यहाँ पर वारसपुरे के अलावा किसी इलाके का सीवरेज इतना ज़्यादा ख़राब हुआ हो। अब तो पूरा शहर ही लगता है कि वो वारसपुरे जैसी सूरत हाल आप गुजर के दिखा दें कहीं से भी। और यूं महसूस होता है कि अगर उन मोहल्लों से गुजरे, जैसे कल ही अभी बारिश हुई हो या सुबह बारिश हुई हो, जिस तरह पानी खड़ा होता है और बदबू और ताफुन की वजह से लोग परेशान हैं। इवन वहां से जनाजा अगर गुजरना हो तो लोग किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको, और अजियत में इस वक्त मुब्तला हैं। उनका कहना है, अच्छा बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर्स जो हैं वो काफी नाला हैं, मेरा ख्याल ज्यादातर बल्कि वही नाला हैं, और वो परेशान है कि हमने अगर वोट दिया था, सब्ज बाग हमें दिखाए गए थे, उन बागों का जो फल है वो उनको मिल नहीं पाया अल्टीमेटली। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक पे जाने से पहले अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे और शहर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू जो है वो की जा रही थी। तो दोबारा चलते हैं अब्दुल रहमान की तरफ। अब्दुल रहमान, क्या कहेंगे आप कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो एमपी एमएनएज हैं उनसे अगर काम नहीं करवाया जा रहा, बहुत सारे तो पहली दफा इलेक्ट हुए हैं एमपी एमएनएज, लेकिन फिर भी 2 साल हो गए अब्दुल रहमान। होता है ना कुछ 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने समझने को लग जाते हैं, लेकिन 2 साल अब हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी एमपी एमएनए वैसे रहा है बच्चा के उसे पता ना हो कि मेरे इख्तियारात क्या हैं, मैं कहां पे जाके कैसे काम ले सकता हूं, कैसे नहीं ले सकता। सब कुछ पता होने के बावजूद, सब कुछ करवाने की हैसियत होने के बावजूद ना करवाना, ये आखिर इसके पीछे वजह क्या है? जो वजह स्पेसिफिकली है उसे पिन पॉइंट करें कि ये वजह, इसकी वजह से नहीं ये कर पा। हनान, देखिए, एक नाअहली सबसे बड़ी वजह होती है कि आपके पास तमाम तर इख्तियारात मौजूद होते हैं और उनको ठीक तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, या जो इज्तमाहियत के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। यहाँ पर क़यादत के फुकदान का भी सामना है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर पूरा शहर जो स्वीप किया है, तकरीबन 12 सीटों में से 8 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहर की जीत ली। 4 एमएनए उनके मुंतखब हो गए, 8 एमपीए हो गए। ज़िले की बात की जाए तो यहाँ पर भी मेजॉरिटी नज़र आती है। उसके बावजूद हमें यहाँ पर क़यादत का फुकदान नज़र आता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि राना सनाउल्लाह या अबद शेर अली उनकी जानब दड़े देखते थे, अफसर देखते थे। अब यहाँ पर ये समझ नहीं आती कि कोई भी डीसी है, कमिश्नर है, एसीज है, कोई भी नया मनसूबा, कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है तो वो किन के साथ करें। यहाँ पर क़यादत में कोई भी मिनिस्टर नहीं बनाया गया, फेडरल में कोई भी जो वज़ीर मुमलिकत नहीं बनाया गया। अच्छा, एक खौफ नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्टली और आप कह सकते हैं कि ताकत सबकी बराबर है। कोई एक मिनिस्टर अगर होता उसकी ताकत ज़्यादा होती, वो ज़्यादा फंड लेके आते। देखिए, ज़िला इंतज़ामिया के लिए कुछ नहीं कर सकती। डीसी के साथ अगर कोई मिनिस्टर जाके चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पर पार्किंग प्लाजा बन रहा है, उसके लिए फ़ंड दें, तो वो लाजमी देंगे। डीसी अपने एंड पे कोशिश करता है, एमपीएमएन अपनी करते हैं, फिर उनके ज़ाती काम भी आड़े आ जाते हैं। ये एक बड़ा मसला बन के सामने आता है। एक्सप्रेस वे 2 इनकी जानब से बनाया जाना, मुख्तलिफ रोड्स की मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग की जानी, तो ये अकेला अकेला बंदा अपने अपने काम के लिए दौड़ा हुआ है। क़यादत अगर एक बंदे को क़यादत बना देती है कि ये हमें, ये जी मिनिस्टर है, ये टेक्सटाइल का या फलां किसी भी चीज़ का मिनिस्टर, शेख खुर्मशदाद बन जाए, मोका साहब बन जाए, फ़रख हबीब बड़े एक्टिव हैं, राजा रियाज साहब जो नाराज़ भी हैं, तो ये एक। लेकिन इन सब में से एमएनएस की अगर खास तौर पे बात की जाए, फ़रख हबीब डोमिनेंट नज़र आते हैं। उसकी वजह ये है कि कमिश्नर ऑफिस में पिछले दिनों मीटिंग भी हुई थी, जिसे लीड जो है फ़रख हबीब की जानिब से किया गया था। तमाम एमपी एमएनएस भी वहाँ पे मौजूद थे। तो किसी एक को लीड अगर दे दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से तमाम काम सर अंजाम कर सकता है, क्योंकि अगर किसी एमपी एमएनएस का मसला नहीं था नून लीग में हल होता, वो राना सनाउल्लाह या अबद शेर अली के पास जाते थे। तो इसी तरह का सिस्टम अगर कोई यहाँ पे मुतारफ करवा दिया जाए, लेकिन धड़ाबंदियां तो इनमें भी हैं, कोई जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं और कुछ गवर्नर ग्रुप के हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, दड़ाबंदियाँ तो है, लेकिन इन दड़ेबंदियों से कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। ये होता है ना कि दड़ेबंदियाँ पहले थी, उनकी वजह से उनको फ़ायदा पहुँचता था कि कोई काम नहीं होता था, वो अपने लोकल लीडर को कहते थे, चीफ मिनिस्टर को कहते थे, किसी न किसी को कहते थे। अब दड़ेबंदी अब्दुल रहमान, एक कॉल है हमारे साथ, कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से? हाँ जी सर, शेख तारिक बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी तारिक साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो मैंने यही कहना था कि जब पहला दौर था ना नून लीग का, इसमें रोजाना पता लगता था कि शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और एक हलचल मची थी शहर में। खौफ होता था, हर बंदा अपनी ड्यूटी पे पहुंचा होता था,
सफाई होती थी, लेकिन अब तो इन्होंने ऐसे जैसे भूल ही गए सफाई होती क्या है, चीज का नाम है सफाई। ऐसा कोई सिलसिला ही, एक बंदा कोई सुलभ जगह पे जाकर कोई रेड़ी को ठेला लगा लेता है, अगले दिन वहां। अच्छा तारिक साहब, आपने वोट किसको दिया था? सर मैंने नून लीग की थी। नून लीग को दिया था। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में है, जिस तरह उनको सर्व करना चाहिए था वो कर रहे हैं कि नहीं? सर मैं ये कहता हूँ, जब ये गवर्नमेंट बनी थी ना, हमने यही सोचा था कि यार चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही बंदा है, अच्छा ही काम होगा, कोई नहीं, अपनी बातों से नई बातें थी और नया विजन था। लेकिन उसमें 1% भी इन्होंने किसी किस्म का यानी कि अपनी बात कोई नजर ही नहीं आती। एक आम आदमी की जो चीजें चाहिए, एक आम आदमी की जो जरूरत है, वो भी ये लोग नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके कॉल करने का। अब्दुल रहमान, वही वजूहात, अवाम इंतहाई नाला है इनके इन तमाम कामों से और परेशान है कि जो सब्ज बाग दिखाए गए थे उनमें ले जाया नहीं गया, बल्कि खंडरों में ले जाके पाकिस्तान को छोड़ दिया गया। अच्छा, नए पाकिस्तान की बात की जाती थी, वो उनका अब तंजिया तौर पे कहते हैं कि ये नया पाकिस्तान पुराने से भी ज्यादा पुराना है, मतलब काम ही नहीं कोई हो रहा है यहाँ पे। तो किस तरह का नया पाकिस्तान खान साहब ने बना दिया? बिल्कुल, अब इस पे तो लतीफ़े बन रहे हैं कि स्कूल में टीचर ने पूछा कि पाकिस्तान कब बना, तो स्टूडेंट कहता है नया या पुराना। तो ये तो मजाक अब इन्होंने बना दिया है। मैंने देखा है खुद, मतलब दूर दराज के इजला में हम जब गए थे, वहां पर शहबाज शरीफ का खौफ होता था। असल में PMLN की सबसे अच्छा, बड़ी... वो एक वीडियो भी आई थी ना जिसमें गांव में उस्मान बुजदार साहब एक माई के पास खड़े थे और उनके साथ गालबन उनका PA था या सपोर्टर था, वो माई को कह रहा था जनाब ये पंजाब में शहबाज शरीफ लगे। तो ये एक अजीब मंतक थी, यानी शहबाज शरीफ साहब का इस कदर ज्यादा रख रखाव था अपनी गवर्नमेंट के अंदर। बिल्कुल, वो एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा नाम कहा जाता है। PMLN की सबसे बड़ी जो कामयाबी या जो सबसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे वो हमेशा से मियां शहबाज शरीफ रहे हैं। जितनी भी डेवलपमेंट देख लें पंजाब में हुई है, ये समझ लें 2008 से 13 के दौरान जो इंतखाबात PMLN ने 13 का जीता है, वो 8 से 13 के दौरान का जो मियां शहबाज शरीफ का काम था, एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये एक इसका बड़ा रोल रहा है। क्योंकि हमेशा से ही ये देखा गया, इससे कबल भी जब वो 1997 में जब उनको वज़ीर आला बनाया गया था, उन्होंने बड़ा डिलीवर किया। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो उनका एक मुकाम है, उनकी ग्रिप होती है। देखें, हॉस्पिटल्स हो गए, तालीमी इदारे हो गए, कोई भी सेक्टरीज हो गए, DCs हो गए, इवन रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट ली जाती है। और उन पर एक तरह से तनकीद भी ये होती थी कि वो ज़्यादा काम अपना ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए करवाते हैं और अवामी नुमाइंदगान को कम लिफ्ट करवाते हैं। लेकिन अब हमने देखा है कि यहाँ पर जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ना तो ब्यूरोक्रेसी से अपना काम करवा पा रहे हैं, ना अवामी नुमाइंदगान से करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो मॉडल निस्बतन सबसे बेहतर मॉडल आया है कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होती थी, जिसमें जो अवामी नुमाइंदगान भी इन्वॉल्व होते थे, और फिर इसमें किसी को भी फंड का इशू नहीं होता था। कोई भी मुझे MNA तब बताते थे कि कोई ऐसा मसला नहीं होता कि हम बताएं और शहबाज शरीफ की जानब से वो फंड्स का इजहार ना हो। तो ये अच्छा, वजीर आला के साथ इंटरेक्शन बहुत कम लगती है मुझे बहुत सारे MP MNS की। पिछले दिनों कुछ MPs गए भी थे और उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि हम बहुत बड़ा बजट लेके आ रहे हैं फैसलाबाद के लिए, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। लेकिन सूरत हाल इससे कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। वादों की हद तक या बयानबाजी की हद तक चीजें रहती हैं, मुकम्मल नहीं हो पाती। देखिए, एक तो वज़ीर आला पंजाब जो उस्मान बुज़दार है, किसी बड़े सियासी खानवादे से नहीं है, उनका अपना कोई भी ग्रुप नहीं है, मासवाए इसके कि जो सराइकी बेल्ट में चंद MPs उनके साथ हों या मुस्लिम लीग काफ की उन्हें सपोर्ट हासिल हो। इसके अलावा जो हम फैसलाबाद से देखते हैं, लाहौर से इवन देखते हैं, या सरगोदा से, रावलपिंडी से, कोई बड़ा ग्रुप उनके साथ मौजूद नहीं है। ये तमाम लोग जो जीते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीते हैं। तो उनकी फिर उसमें वज़ीर आला पंजाब के पास हमें वो एबिलिटी भी नज़र नहीं आती। पिछले दिनों हमने एक शो से उन्हें भागते हुए देखा है कि सवाल भी उनके पास पहुंच गए थे, लेकिन उसके अलावा जवाब भी नहीं मिले। मैंने यहाँ सर्किट हाउस में देखा है, वज़ीर आला पंजाब आए और आधे मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। तो ये देखें ना, मतलब वज़ीर आला लेवल पे बंदा वो साफियों के सवालों के जवाब ना दे पाता हो। 2 साल में आप देख लें उन्होंने वह कैसे हो सकता है फिर इस चीज का। अच्छा, पिछले दिनों जब बारिशें हुई, एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुई वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कि शहबाज शरीफ पहुंच जाते होते थे अक्सर वो शूज़ वगैरह पहन के, और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब अपनी बड़ी गाड़ी में गाड़ी चला रहे हैं और रोड पानी से भरा हुआ है। वहाँ पे जो शहरी चल रही थी ख़वातीन, वहाँ को उनको अपनी गाड़ियों में बिठा के
जो है उनको सड़क पार करवा रहे थे। मतलब ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कितने लोगों को ऐसे सड़क आप खुद जाके पार करवा लेंगे। तो ये यूं महसूस होता है जैसे सियासत चमकाने को या पब्लिसिटी स्टंट खेला जा रहा है एक किस्म का, कि 3-4 खवातीन को या लोगों को बिठा के आप सड़क पार करवा देंगे, बाकी कहां जाएं? जिनके घरों के अंदर पानी जा रहा है, जिनके गलियों में पानी खड़ा है, गुजरने महाल हो चुका है उनका, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो पॉलिटिकल स्टंट है ना, जिसमें आप निकलते हैं अपनी गाड़ी पे, 2-4 लोग जो पहले से तैयारशुदा होते हैं, किसी के ऑफिसर के रिश्तेदार होते हैं, जो सिर्फ जिन्होंने तारीफ करनी होती है। गुज़िश्ता रोज़ भी शायद एक वीडियो मैंने देखी है जिसमें वो विजिट कर रहे हैं, तो ये मसले का हल नहीं होता। अच्छा, ये भी नहीं पता कि वो प्लांटेड हो सकता है? होती हैं मोस्टली। कहीं ये देखिए ना, अभी आप वीडियो बन रही है, पता है, मतलब अब वीडियो बना के किसी बंदे को ढूंढना कि वो सड़क पार कर रहा हो, उसे गाड़ी में उठा के लेके जाएंगे। अच्छा, फिर हमारी आवाम भी जो है ना वो शुगर लगाने से गरेज नहीं करती, तो वो पीछे म्यूजिक सोशल मीडिया के ऊपर एक तो वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार की वीडियो लगी और पीछे म्यूजिक लगा दिया गया, लाहौरे लाहौरे लाहौरे। तो वो अजीब से यूं जैसे सवारियां बैठा रहे हो, तो लोग जो हैं उन्होंने मजाक बना लिया इस चीज़ बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखे ना, 2 बंदे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, एक इमरान खान का फोटोग्राफर है, एक वज़ीर आला का फोटोग्राफर, बस इनके अलावा कोई दिल से काम नहीं कर रहा कि इनकी जो भी एक्टिविटीज है वो टीवी पे लाजमी बड़ी खूबसूरती से दिखा। एग्जैक्टली बस ये देखें जी, वज़ीर आज़म साहब वर्जिश कर रहे हैं, ये वज़ीर आज़म मीटिंग्स कर रहे हैं, बस इसके अलावा जो अमलन सूरत हाल आपने पहले कहा कि वो मौजूद नहीं है। मास वाई पॉलिटिकल स्टंट के कुछ भी नहीं किया जा रहा, इनके पास एबिलिटी मौजूद नहीं है, नाअहली की वाज़ेह मिसाल है। और अब इनको हटाना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगर हटाया जाता है, हटा के नए लाने के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। कई ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पर, अलीम खान का अपना ग्रुप बना हुआ है, इसी तरह से मियां असलम इकबाल का अपना ग्रुप बना हुआ है, तमाम लोग चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ में शामिल हैं। आज जो वज़ीर आज़म के इर्द आप क्या समझते हैं, असर सूख ज्यादा किसका है यहाँ पे, गवर्नर जॉर्ज सरवर का है या वज़ीर आला पंजाब? देखिए, वज़ीर आला पंजाब का ही असर और सूख है। उस सीट पे किसी को भी बैठा दिया जाए, उसका असर और सूख तो ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी भी पावर्स है उसके पास मौजूद है। गवर्नर तो एक लेकिन गवर्नर से ज्यादा पावर में महसूस होते हैं, वो एक्टिव है, ये फ़र्क है। फैसलाबाद का देखिए, उन्होंने कम से कम 10 बार फैसलाबाद आ चुके हैं, शायद ज़्यादा बार वो इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करते रहते हैं। अपनी जो NGO बनाई है उसके इनाग्रेशन सेरेमनीज होती रहती हैं, तो ये बाज़ाहर तो लगता है कि वो एक्टिव है, लेकिन बहरहाल जो एक पावर्स होती हैं, गवर्नर तो एक रबर स्टम्प की तरह होता है ना, जैसे आरफ अलवी प्रेसिडेंट है, उनकी तो मजबूरी होती है वज़ीर आला की जानिब से जो बस वो स्टैचू की तरह बना के रख दिए जाते हैं, कोई काम ज्यादा नहीं होता, ज्यादा काम तो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को करना होता है। तो एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अब्दुर्रहमान साहब के साथ बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जो है वो इस हवाले से चल रही है, तो ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मजीद गुफ्तगू जो है शहर की सियासत के हवाले से अब्दुर्रहमान से करेंगे और ये पूछेंगे कि आने वाले जो बकाया साल अब रह गए हैं उसके अंदर कोई काम हो पाएगा या नहीं, क्योंकि 2 साल तो उम्मीद से ही गुजर गए हैं और अगले 3 साल भी अब्दुर्रहमान इसी तरह गुजरेंगे या कोई काम होता नजर आएगा, कुछ चेंजेस आएंगी शहर के अंदर? हनान देखिए, ये कोरोना से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। यहाँ पर अफवाहें फैल रही थी, बदल रही है, कभी भी तब्दील हो सकती है, कोई भी जो यहाँ पर इनके खिलाफ अदम इत्मीनान आ सकती है। लेकिन ये हमने देखा है कि जो ही कोरोना आया उसके बाद कोई भी जो हुकूमत लेने के लिए वे तैयार नहीं है, तब्दीली का ऐलान करने के लिए वे तैयार नहीं है। और अभी तकरीबन 6 माह तो ये चल चुके हैं। फिर इसके अलावा अभी शायद कोरोना इस साल के एंड तक जाए, स्कूल देखें बंद है, अभी बहुत सारे कारोबार बंद हैं। EPC भी अपोजिशन की होने जा रही है इस जो है ईद के बाद, तो उसमें से भी अहम फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें अपोजिशन को जिस तरह से इन्होंने निशाना बना, इसके खिलाफ मूवमेंट भी बन सकती है। बिजली के रेट्स जितने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है, आम सार्फ भी परेशान है। तो ये इन्हें 3 साल इस तरह से जैसे इन्होंने 2 साल गुजारे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहला साल तो किसी भी हुकूमत का कहा जाता है कि हनीमून पीरियड है, उसमें अवाम इतना ज़्यादा तंग नहीं करती। दूसरे साल में डिमांड्स शुरू हो जाती है, तीसरे साल में उन डिमांड्स में इजाफा हो जाता है, जैसा कि अभी इजाफा होना शुरू हो गया है। MP MNS भागना शुरू कर देते हैं, राजा रियाज अहमद के बारे में अफवाहें फैलती हैं कि कभी पार्टी छोड़ रहे हैं, PMLN का हिस्सा ना बन जाएं। तो जैसे ये और चौथे साल में जाके ये शुरू हो जाता है, कोई नहीं ये आएगा तो देखेंगे, 5वें साल में
में फिर ये शुरू होता है, ये करवाएंगे तो वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं। एग्जैक्टली 5वें साल में तो देखिए ना, कोई कुछ भी नहीं हो रहा होता, वो इलेक्शन ईयर होता है, उसमें ब्यूरोक्रेसी को भी पता होता है कि ये जाने वाले हैं, अब देखेंगे जब आए। तो ये आखिरी साल में तो कुछ भी नहीं होता। ये 2 साल का अरसा बाकी रह गया, इसमें इनके MPMNs मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। बलदियाती निज़ाम की बात करें तो ये नए इलेक्शन के बारे में पूरी उम्मीद है, अगर वो हो जाते हैं तो यकीन माने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा बेहतर पोजीशन में जा सकती है। अगर ये बलदियाती इंतखाबात भी नहीं करवा पाते तो फिर जो इनकी पोजीशन पहले से ही कमज़ोर है, इनके अंदर इतने ज़्यादा दड़े बन चुके हैं, कई लोग वज़ीर आज़म बनने के लिए भी तैयार हैं। फवाद चौधरी भी जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो कह चुके हैं कि हमारे पास सिर्फ कारकर्दगी दिखाने के लिए 6 माह मौजूद है। अब ये 6 माह उन्हें किसने दिए, इस बार उन्होंने कुछ नहीं बताया। एम्पायर ने दिए, अपोजिशन ने दिए, वज़ीर आज़म ने दिए। तो ये एक बड़ा संजीदा जो है क्वेश्चन है, डिबेटेबल क्वेश्चन है कि आखिर 6 माह में अगर वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाते तो कौन होगा इनका मुतबादल? क्या PMLN दोबारा आएगी? क्या इन हाउस तब्दीली आएगी? नए इंतखाबात आएंगे? ये बड़ी अहम जो यहाँ पर पेशरफ्त होगी, क्योंकि इसमें इन हाउस तब्दीली पेशरफ्त तो हो गई। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए मौजूदा सूरत हाल की, तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि MPMNs जो हैं उनको कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट को, अपनी आवाम को खुश करने के लिए? कोई पैच वर्क तो करवा दिए गए हैं, जो सीवरेज के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। देखिए जी, MPMNs इस काबिल होते तो 2 सालों में बहुत कुछ जो है वो हो सकता था। अभी भी ये शायद इस काबिल नहीं है कि वो ज़्यादा काम करवा सकें। देखिए सड़कें टूटी हुई हैं, देखिए सीवरेज का मसला बना हुआ है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से मुलाजमीन तनख्वाहों की वजह से निकाले जा रहे हैं। किसी भी महकमे के पास अगर वासा की आप बात करें, मैन होल का ढक्कन लगाने के पैसे मौजूद नहीं है। महकमों के पास फंड्स खत्म हो चुके हैं, फंड बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है नाज़रीन मियां अब्दुल मनान ने, जो कि साबिक MNA भी रह चुके हैं। तो उनसे जानते हैं कि उनके हलके की सूरत हाल कैसी है, क्योंकि फैजुल्ला कमुका अभी वहां से मौजूदा MNA। तो मियां मनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मनान साहब, बारिशें हुई और बहुत सारी पोलें जो हैं वो खुल गई, वासा की भी, और इसके साथ साथ जो तरक्याती काम है उस हवाले से भी लोग काफी परेशान हैं। गली मोहल्ले टूट फूट का शिकार हैं। MNA MPA कुछ सुनने को तैयार नहीं। बल्दियाती नुमाइंदों को खत्म कर दिया गया, उनकी जगह PTI के जो लोग हैं उन्होंने सेक्रेटरियों के साथ बैठा दिया गया है। तरक्याती काम कह लें कि रुक के रह गया है पूरे शहर का, और लोग काफी इस हवाले से परेशान हैं। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं माज़रत खा हूँ आपसे भी और अब्दुर्रहमान से भी कि इनकी अच्छी कारगुजारियों की वजह से, इनकी बहुत अच्छे तर्ज हुकूमत की वजह से मैं मदीना टाउन से सिर्फ 55 मिनट में आया हूँ। और अभी आप चेक कर लें कि जो कश्मीर पुल पे ट्रैफिक ब्लॉकेज का हाल है, और जब निशाताबाद पुल पे मैं आया हूँ जो वहाँ हाल है, और मेरा ख्याल है मेरे साथ अब्दुर्रहमान बैठे हैं, इन्होंने रास्ते में मुझे 4 फ़ोन किए कि जी आप किधर हैं, किधर हैं, किधर हैं। अच्छा, निशाताबाद का भी पुल पूरा टूट फूट का शिकार है, जितनी भी वो रोड है आगे, और उसकी सर्विस लेन्स भी। अब जो मौजूदा हालात हैं, मेरी उम्र 71 साल है, मैंने कोई 32 साल सियासत की है। 2 दफ़ा मैं इसी हलके से कौमी असम्बली का मेंबर रहा। मैं कोई 3 साल FDA का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी रहा। मेरा बेटा वासा का वाइस चेयरमैन इरफान रहा। शहर के दुकानदार हैं। आज से 55 साल पहले दुकानदारी शुरू की थी अपने वालिद मरहूम, उनको अल्लाह ताला नसीब करे, उनके साथ। और उस वक़्त ना इतना बड़ा शहर था, ना इतना कारोबार था, ना इतने पैसे थे। लेकिन जो बुरा हाल आज मैं देख रहा हूँ, इनको अब क्या कहें। इनको एक चिप फिट करके दे दी है लाने वालों ने कि तुमने कहना है जी जो हो गया पहले कर गए। अगर इनको कहो आज आटे की तंगी हो गई, कहते उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अरे भाई, आज चीनी पे कमीशन बनाया, 80 रुपए पे कमीशन बनाया मोहतरम इमरान खान साहब ने, और आज 95 रुपए बाजार में रेट है, और बड़ी मेहनत हुई जी, रिपोर्ट ओपन कर दी जी। पाकिस्तान की तारीख में किसी की ने की नहीं। कुछ शर्म कर लो, कोई हया कर लो, कोई तुम गैरत कर लो कि अगर 80 रुपए पे तुम्हारे वजीर आजम, जो कि नाम नहाद है, सिलेक्टेड है, अगर उसने कोई एक्शन लिया है तो 80 से 70 होनी चाहिए थी ना, जैसे कोर्ट ने फैसला किया। 80 से 95 तो नहीं होने चाहिए थी। और फिर उनकी बेशर्मी की टीवी पे आके आज भी कहते जी वो कर गए, वो कर गए।
हमने जो शहर बनाया था, हमने जो प्लान किया था, हमने जो वासा में काम किया था, हमने जो सीवरेज का काम किया था, हमने जो सड़कों का काम किया था, हमने जो पुलों का काम किया था, इन्होंने 2 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया उस तमाम काम का। एक वो पौंधू राम बैठाया हुआ है, पौंधू राम समझते हैं? आप बताएं ना। वो चीफ मिनिस्टर पंजाब, उस्मान बुजदार, वो पौंधू राम है। वो किस तरह से? भाई आप गाड़ी ले मेरे साथ, अपना कैमरा ले, चले चनियोट रोड पे चलते हैं, चढ़े जड़ाला रोड पे चलते हैं, चले समुद्री रोड पे चलते हैं, चले खोड़िया वाले से जड़ा वाले रोड से, नेम एनी रोड ऑफ फैसलाबाद जो कि कहीं यहाँ से बाहर जाती है, उसका हाल देख लें कि इन्होंने किया क्या। सड़कों का एक इंजीनियरिंग का इंटरनेशनल फार्मूला है कि उनका हर सीज़न में ख़ास तौर पे बरसात से पहले या बाद पैच वर्क होना चाहिए। इन्होंने 2 सालों से पैच वर्क ही नहीं कराया। अब इनका वजीर रो रहा है कि हमने 60 लाख टन गंदम फ़खरे इमाम साहब फरमाते हैं खरीदी है, तो यार शहर में आटा क्यों नहीं है? हमने चीनी पे सारे चोर पकड़ लिए हैं और चीनी नहीं है। हमने पेट्रोल दुनिया एशिया में सबसे सस्ता किया 75, वो था ही नहीं। और जिस रात मैं यहाँ आपके चैनल से अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के इल्ज़ाम लगाता हूँ कि नदीम बाबर ने जो 300 अरब रुपया पेट्रोलियम में इस कौम के साथ डाका मारा है, उसमें इमरान खान हिस्सेदार है, चीनी में इमरान खान हिस्सेदार है, बाकी जो BRT है उसकी करप्शन में इमरान खान हिस्सेदार है, दवाइयों की करप्शन में इमरान खान हिस्सेदार है। जो आज भी उसको सादक अमीन कहता है वो अल्लाह के यहाँ गुनाहगार है। आप क्या समझते हैं किस तरह से वो हिस्सेदार कैसे? आपके पास कोई प्रूफ है? मैं सबूत देता हूँ। खान साहब की वो तकरीरें जरा फुटेज निकाल लें कि जब नीचे पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है, जब महंगाई आती है तो वजीर आजम चोर होता है, जब तेल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर महंगा होता है, जब बिजली महंगी होती है तो बिल जलाओ वजीर आजम चोर होता है। उनके फरमाने के मुताबिक इस दौर का सबसे बड़ा डाकू और चोर इमरान खान है। यानी उनकी अपनी तकरीरें इस चीज को सर वो उसी को तो लोगों ने, नौजवानों ने, आप जैसों ने, बहुत सारों ने इस तरह की मतलब ब्रेन वॉशिंग की गई कि लोगों को बताया कि ये आएगा तो दूध की नहरें हो जाएंगी, शहद आ जाएगा, पाकिस्तान जन्नत बन जाएगा, पेरिस बन जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगी। आज चलें किसी महकमे में मेरे साथ, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर 2017-18 से करप्शन का रेट 3 गुना नहीं हो गया तो जो मर्जी मुझे सजा दे। आप चेक कर लें राजा रियाज साहब किन के MNA हैं? PTI के। क्या फरमाते हैं करप्शन कितने गुना बढ़ गई? आप क्या कहेंगे कि राजा रियाज ने दोबारा सुलह भी तो कर ली है? मतलब मामला देखिए ये उनकी पार्टी का मामला है। कभी कभी बंदे को अल्लाह फजल से कोई ऐसा टाइम आता है कि कभी कभी सच वारद हो जाता है। ये सब PMLN में शामिल हो सकते हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, मैं किसी की ज़ात को हिट नहीं कर रहा। बात यह है कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है। इनके इन चारों में से जो जहाँ हैं वहीं रहें, हमारे पास कोई जगह नहीं। अगर कोई शमूलियत इख्तियार करना चाहता है इसका फैसला तो क़यादत करेगी ना। आपके मुताबिक तो जगह नहीं है, हाँ। लेकिन अगर क़यादत फैसला करती है कि शामिल करना, नहीं ये नहीं, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। मैं यहाँ बड़े दावे से कहता हूँ, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ, पार्टी का ट्रेड विंग का पाकिस्तान का सदर हूँ, और आपको पता है कि मियाँ साहबान के जो बड़े प्यारे लाडली टीम है, मैं उनमें से एक हूँ। अच्छा, इस दफ़ा कोई लोटा नहीं लेना। अगर राना सनाउल्लाह के साथ गपशप होती है, कईयों की होती है, चाय भी पी आए हैं, अंडे भी खाए हैं, कुछ मेरे घर भी कुछ तो मेरे घर भी फ्रेंच टोस्ट खा गए हैं। ये तो फिर आप अंदर की बातें बता रहे हैं ना जनाब। आपको पता, देखिए आप बैठे ना, अब्दुलरहमान बैठे हैं, मेरा बतौर सियासी कारकुन और आपका मीडिया का इतना फर्क है, जैसे पुराने सियाने लोग कहते हैं मल्लाह का और जाल का फर्क होता है। मोहल्ला और जाल, जाल जिससे मछलियां पकड़ते हैं। अगर मैं मल्लाह हूं तो आप जाल हैं, आप तय में बैठे हैं। जो आप देख रहे हैं वो मैं नहीं देख रहा। आप जो मर्जी मुझसे सवाल करें, आपका हक है, लेकिन आपको मुझसे 10 गुना ज़्यादा पता है कि जितनी तबाही इस रजीम ने कर दी है,
पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं। हल मुमकिन कैसे है इसका? अब हल कैसे मुमकिन है, आप क्या समझते हैं? इलेक्शंस होने चाहिए मिड टर्म? देखो, हम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 1 साल से डिमांड कर रही है कि आप फ्रेश इलेक्शन कराएं। इनको जाली मैंडेट दिया गया। अगर ये असली हैं, चले, ये शहर है ना, आप और हम सारे यहाँ के शहरदार हैं। सियासतदान किसी पार्टी के, PMLN, PTI, पीपल पार्टी, जमात इस्लामी, वो बात की बात है। सबसे पहली बात है कि हम फैसलाबाद के वासी हैं, शहरी हैं। शहर के लोगों ने जिनको नुमाइंदगी दी है वो किधर है? 5 साल आपका चैनल, आपके मुंह पे तारीफ नहीं है। बहुत बड़ी खिदमत है आपके सिटी ग्रुप की, चाहे लाहौर में हो, चाहे फैसलाबाद में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे आपका 24 हो। आप कैमरा लेकर हर इतवार और हफ्ते को जब हम असेंबली से आते थे, हर एक के घर से अब्दुर्रहमान साहब अपनी टीम के साथ कवरेज करते थे। मेरे साथ बैठे हैं। और बहुत सारी शिकायत जो मसूल होती थी उससे वाले से भी कोई हफ्ता सर खाली नहीं होता था जब ये हमारे हलके में, हमारे डेरों पे जाके हमारी कमियां कोताहियां, कहीं को सड़क का मसला है, सीवरेज का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, जिसको ये हाईलाइट नहीं करते थे। ये हमारे मौसन हैं। ये बता दें कि जब ये हम MNA थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, ये हमारे डेरों पे तशरीफ लाते थे। उस वक़्त क्या हाल था और आज क्या हाल है? बिल्कुल फ़र्क तो मौजूद है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इस सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। मियां मनान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, शो के अंदर आए। आपने ईद का पैगाम नहीं लेना? नहीं, ईद का पैगाम लेंगे, जरूर लेंगे आपसे। अगर कोई देना चाहते हैं आप 5 सेकंड। हाँ, ईद है, ईद कुर्बान है, सुन्नत इब्राहिमी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो बेमिसाल कुर्बानी है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी बयान फरमाया है कि ये होती है कुर्बानी कि जब ख्वाब में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये फरमाया कि मुझे ख्वाब में यह है कि मैंने तुम्हें कुर्बान करना है, तो बेटा लेट गया और गले पे छुरी रख दी गई। उस ज़ाते पाक ने फिर वो उनके गले की जगह एक भेज दिया दुम्बा और वो कुर्बान हो गया। लेकिन ये बेमिसाल कुर्बानी है। और मैं आपको एक और, मैं कोई आलम फाजल नहीं हूँ, लेकिन जो लोग कुरान करीम पढ़ते हैं, घर में तिलावत करते हैं, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने तोहमत और बहतान तराशी से सख्ती से मना फरमाया। बेशक मना किया है और ये हुकूमत हटती नहीं। नहीं, हुकूमत की तो बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, आप आज के शो के अंदर आए। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शख्सियत को संवारें तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल बेहतर होना ज़रूरी है। मेरा हेयर स्टाइल जो है प्राइम हेयर क्लब की जान से बनाया गया। अगर आप चाहते हैं प्राइम हेयर क्लब से अपना ज़बरदस्त हेयर स्टाइल बनवाएं तो उसके लिए आपको जिना कॉलोनी आइडियल बेकरी के फ्रंट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे इनकी आउटलाइन मौजूद है। तो हमारे किचन का सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में, देखते हैं कि शेफ़ आज क्या बनाने जा रहे हैं। शेफ जहांजेब हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ क्या, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बनाने जा रहे हैं आज? आज जिस तरह के ईद से पहले आज हमारा आखिरी शो है, फिर इंशाल्लाह नाजरीन के साथ मुलाकात होगी ईद पे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज हम बना रहे हैं निहारी, ठीक है, दिल्ली की खास निहारी है। अरे और क्या उसके बात है। साथ हम बना रहे हैं शीरमाल। शीरमाल बना रहे हैं और साथ दिल्ली की निहारी बनाई जी। जाएगी। तो ये बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन है जी जो आज शेफ जहांजेब की जान से सिलेक्ट किया गया। उम्मीद करते हैं कि आज जो रेसिपी बनाएंगे वो जबरदस्त होगी। तो मैं चाहता हूँ इसकी आप जो वैल्यू है वो बताते चलें और इसकी रेसिपी बता दें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैंने कढ़ाई के अंदर जो है
हाफ कप घी गरम किया है, ठीक है, और इसके लिए घी ही लेना है आपने, ठीक है। अच्छा, घी के अंदर खास तौर पे जी, तैयार जो भी हमारे टिपिकल देसी खाने हैं, बेशक वो पाकिस्तान के हों, बरसगीर के हों, हिंदुस्तान के हों, पाको हिंद के हों, तो वो बनते हैं हमेशा जो है वो घी के अंदर ही अच्छे बनते हैं। आधा कप घी गरम किया है, ठीक है, और उसके बाद मैंने हाफ के जी मटन लिया था, और ये मटन मैंने रान वाली जो होती है ना गोल बोटियां, जिसे रंप का गोश्त भी बोला जाता है, ठीक है, तो मैंने वो लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। उसके बाद हमें जैसे घी गर्म होता है तो हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा जी इसको थोड़ा सा सिजल करेंगे। जैसे ही इसका कच्चापन जो है वो खत्म होता है तो हम इसके अंदर बाकी की चीजें डालेंगे। ठीक 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 ठीक। अच्छा, इसे तैयार किया जाएगा अभी और अच्छे से पकाया जाएगा इसके अंदर, घी के अंदर जी। और कैसे पता चलेगा ये पक गया है? जैसे ये मतलब ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा, झाग बननी शुरू होगी, इसका मतलब कि ये फ्राई हो चुका हुआ है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं नीचे सिंक कर रहा है, ऊपर फ्लोट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब अभी ये कच्चा है। इसे पकाया जाएगा, तकरीबन 1 से 2 मिनट में पक जाता है। जी, पक जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ एक निहारी का खास मसाला है, और आपको ये जान के बड़ी मतलब हैरत भी होगी, खुशी भी होगी कि ये निहारी सिर्फ 3 मसालों पे बन रही है। अच्छा, ठीक है, यानी बाकी मसाले निहारी मसाला है, नमक है और लाल मिर्च है। अच्छा, निहारी मसाला है क्या? जी, निहारी मसाला मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपने ये करना है कि 2 टेबलस्पून सौंफ लेनी है, 2 टेबलस्पून सूंठ का पाउडर लेना है, सौंफ और सूंठ का पाउडर, ठीक है, ड्राई जिंजर का पाउडर 2 टेबलस्पून वो, 2 टेबलस्पून सौंफ, उसके अंदर 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 2 अदद हरी इलायची, 2 अदद काली इलायची, ठीक है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच हल्दी, और इसको आपने तमाम चीजों को ग्राइंड कर लेना है। तो ये निहारी, उसके बाद आप उसे छान लें और जो मोटा मोटा रह जाए दोबारा से उसको कर लें, तो ये आपका निहारी मसाला तैयार है। ये जो मैंने निहारी मसाले की अभी आपको बताई है क्वांटिटी, ये तकरीबन आपकी 2 केजी निहारी के लिए काफी है, ठीक है, मतलब 8 टेबलस्पून टोटल बनेगा। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून है क्योंकि मेरे पास हाफ केजी जो है वो हमारा मटन है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि कैमरा आपको दिखा सकता है झाग बननी शुरू हो गई है, ठीक है, और वो ऊपर फ्लोट करना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 चाय के चम्मच नमक, साथ में 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, और साथ में 2 टेबलस्पून निहारी का मसाला। अच्छा, इसे अब कितनी देर तक पकाया जाएगा? इतना फ्राई करना है कि आपको लगे कि थोड़ी खुशबू अच्छी आ रही है, ठीक है, जिस तरह सौंफ की, मुझे तो वैसे डालते ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। जी, जैसे ही ये मतलब थोड़ा सा आपको खुशबू आनी शुरू हो गई, आप देख लें कि उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, तो हम थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे, ठीक है, ताकि मसाला हमारा जले ना, ठीक है। आज डरने की जरूरत नहीं है, आज छींटे नहीं उड़ेंगे। ठीक है, ठीक है जनाब, ठीक है। ये अच्छा, अब आपको हनान 1 मिनट ठहरिए। अब ये देखिएगा, कैमरा आपको दिखाएगा कि जैसे ही मैंने इसको चम्मच में लिया है, तेल ऊपर है, मसाला नीचे बैठ गया, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमारा मसाला जो है वो भुन चुका हुआ है, रेडी हो चुका है। तो अब इसके अंदर हाफ केजी मटन जो है वो मैं डालूंगा और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे, ठीक है। मटन को कितनी देर तक भूना जाएगा? मटन को 2 से 3 मिनट भूनना है ताकि तमाम मसाला जो है वो मटन पे कोट हो जाए, ठीक है। ये आज भी खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि ये मैं बॉयल करके फ्रीजर में रख देता हूं। अच्छा, फ्रीज करने से, बॉयल करके पहले रखने से कोई इसके फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क तो नहीं पड़ता, बस ये होता है कि मैंने सुबह स्टूडियो आना होता है, तो रात को मैं प्रेप करके अपनी सारी रख लेता हूँ, मतलब जल्दी बन जाता है। जी, जल्दी बन जाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, घरों के अंदर देखते हैं कि अगर किसी गेस्ट ने आना हो, अचानक आ जाए, तो जल्दी जल्दी उसे तैयार करके खिलाना होता है खाना, तैयार कर सकते हैं। किस तरह से आप करते हैं? मतलब पहले इसे बॉयल करके कितनी देर तक प्रिजर्व कर सकते हैं? बॉयल करके, जिस तरह से कल हमारे मेहमान आए थे, उन्होंने बताया था कि अगर आप कच्चा गोश्त फ्रिज में रख रहे हैं तो 2 दिन, और अगर आप फ्रीजर में रख रहे हैं तो 3 माह, और अगर आप कुक करके, वो तो कच्चे गोश्त की बात कर रहे थे, अब हम बॉयल पके हुए की बात करते हैं। तो अगर बॉयल किया वो फ्रिज में आपने रखना है तो वो 24 आवर्स के लिए, मतलब 1 दिन के लिए पूरा, और अगर आप फ्रीजर में रख रहे हैं तो 1 वीक के लिए, इससे ज्यादा ना रखिएगा। अच्छा, यानी पका हुआ 1 हफ्ते से ज्यादा फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए, और अगर रखेंगे तो वो फिर खराब हो जाता है, ठीक है। उसमें मतलब वो कंटेमिनेशन तो नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया सीज हुआ होता है, और आपको पता है जब बैक्टीरिया सीज हुआ होता है तब भी वो अपने अंदर कर रहा होता है, ठीक है। अब आप देख लें कि मसाला जो है वो गोश्त पे चिपकना शुरू हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 कप जो है वो पानी डालूंगा, ठीक है, और थोड़ा सा चूल्हा तेज करके, अब आप देख सकते हैं निहारी के ऊपर एक वो लाल लाल सा तेल होता है, तिरन, वो आ रही है ऊपर, ठीक है। तो अब हम इसको जो है बॉयल देते हैं, जैसे ही बॉयल आता है फिर इसको कवर करके छोड़ देंगे। दूसरी तरफ ये मेरे पास 4 टेबलस्पून आटा है, ठीक है, जिसको मैंने 1 टेबलस्पून घी डाल के भून लिया था। अब इसके अंदर मैं तकरीबन आधा कप जो है वो पानी डाल दूंगा और इसकी एक पेस्ट सी बना लूंगा, ठीक है।
और बाद में जब ये हमारा इसमें उबाल आ जाएगा तो ये हम मिक्स करके इसमें डालेंगे, ताकि हम निहारी के अंदर वो जो गाढ़ा थिकनेस होती है वो इसी से बनेगी। ये आटे से बनेगी? आटे से बनती है वो। अच्छा 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 अच्छा। तभी इसकी ग्रेवी जो होती है वो बड़ा थिक किस्म की होती है और बड़ी मजेदार सी होती है। अच्छा, खास तौर पे आप जो हम शीरमाल तैयार करेंगे उस अच्छा जी, दूसरी रेसिपी हमारी शीरमाल की है। तो कैमरा आपको दिखा सकता है कि शीरमाल का आटा मैंने बना के गूंद के और बेल के ट्रे में लगा लिया था। तो इसके लिए आपने ये करना है, आपने लेने हैं 6 कप मैदा, ठीक है, 750 ग्राम मैदा। उसके अंदर डालना है आपने 400 ग्राम चीनी और तकरीबन 1.5 कप पानी। और चीनी जो है वो पीस के डालनी है। और उसके बाद आपने उसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक और तकरीबन 50 से 60 ग्राम खोया डाल के आपने आटा गूंद लेना है। ठीक है। जैसे ही आटा आपका मतलब स्मूथ हो जाए, फिर आपने उसके बाद उसके अंदर डालना है तकरीबन 2 कप मेल्ट किया हुआ घी, ठीक है। घी डालने के बाद आपने उसको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद कैमरा आपको दिखाएगा कि ये आटा जो है वो स्मूथ नहीं है, अनइवन्स है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से रब करना है। रब करने के बाद 750 ग्राम मैदे के जो बनेंगे वो आपके 8 पेड़े बनते हैं, ठीक है, मतलब 8 सर्विंग हो जाएंगी आपकी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बेला, बेलने के बाद आपने इसको ग्रीस ट्रे में लगाना है अवन की। और उसके बाद ये कैमरा आपको दिखाएगा केक कॉम के नाम से ये बाजार में मिल जाती है। ये 3 का सेट होता है। तो इसमें एक साइड जो है ये बारीक होती है, दूसरी साइड जो होती है वो मोटी होती है। पसंद के मुताबिक। जी, अब आपको जो भी आपने देखा होगा बेकरी में केक्स के ऊपर वो जो लाइंस लगी होती हैं वो इसी के साथ लगी होती हैं, ठीक है। अब बाद नाज़रीन हमें ये भी कहेंगे कि हमारे पास ये घर पे ना हो तो हम क्या करें? चलें तो ये ले लें, अगर ये ले लें जी और बना लें, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो इस रेसिपी को हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। निहारी तैयार की जा रही है और मजेदार उठने वाली महक जो है वो दिल ललचा रही है। और शेफ जहांजेब की जान से बताया जा रहा था, रेसिपी अभी मुकम्मल नहीं थी हुई, ब्रेक आ गई थी, इसलिए मैं चाहता हूं कि शीरमाल जो है उसके हवाले से थोड़ा सा बता दें। शीरमाल के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। एक कैमरा आपको मैं दोबारा आपके सामने करवा देता हूं, क्लोजअप आप देख लीजिएगा कैमरे का, कि मैंने ट्रे के अंदर जब उनको लगा लिया था उसके बाद कॉम के साथ मैंने उसके ऊपर जो है गैशेस दिए हैं, ठीक है, जो टिपिकल कराची में शीरमाल मिलते हैं उन्हीं का ये कैमरा आपको दिखा सकता है। लाइंस आ चुकी हुई हैं। अब इनको 180 डिग्री की हीट पे तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं ओवन में बेक करूंगा। उसके बाद बाहर निकालेंगे, पानी के अंदर डिप करेंगे और फिर बाद में बाहर निकाल के देसी घी के साथ ऊपर ब्रश कर देंगे। तो हमारे शीरमाल रेडी होंगे। मजेदार तैयार किया जाएगा आज जनाब। हमारा नाश्ता तो निहारी के साथ होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि ईद पे मजेदार किस्म की निहारी तैयार करें तो उसके लिए आज शेफ जहांजेब की जान से बनाई जाने वाली निहारी को फॉलो जरूर कीजिएगा कि इसमें रेसिपी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका भी आपको तारुफ करवाता चलूं। हमारे साथ मोहम्मद फैसल मौजूद हैं जो कि सदर हैं होलसेल क्लॉथ सेक्टर के, और उनके साथ साथ शेख मोहम्मद आसिफ मौजूद हैं जो कि नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के। तो दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा शेख मोहम्मद आसिफ की तरफ चलूं। क्या कहेंगे शेख साहब, आप जो लॉकडाउन किया गया है काफी परेशान नजर आए और दमादम मस्त कलंदर भी घंटा घर के अंदर देखने को मिला। बहुत सारे ताजरों को मारा भी गया, जो कि कहा जाता था कि ज्यादती है ताजरों के साथ। कारोबारी सेक्टर्स को खोलने पे तशद्दुद का निशाना बनाया जाना, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने का। तो बात यह है कि गवर्नमेंट ने इंतहाई ज़्यादती की है। फैसलाबाद एक मैनचेस्टर शहर है। इधर फैसलाबाद में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, लूम, सैजंग, प्रिंट, और उनका सब लोगों का कारोबार फैसलाबाद के 8 बाज़ारों से मुल्हिक है। हम जो अपना कपड़ा तैयार करते हैं डैंग पे तैयार, प्रिंट पे या लूम पे, उसकी सारी पेमेंट में इधर से मिलनी थी। हमने लेबर को पैसे देने थे और गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादती की है कि पूरा पाकिस्तान खुला है और इधर पंजाब में और ख़ासकर फैसलाबाद में लॉकडाउन कर दिया। और लोग अपनी ईद के 3 दिन पहले बगैर किसी इतला के, इस गवर्नमेंट की हमें कोई समझ नहीं आ रही, ना ताजरों से मुशावरत की है। और ताजर एक अपने ताजर की डेथ हो गई थी, उसके एहतजाज के लिए आए थे और उनके पे बेतहाशा तशद्दुद किया गया, उनको चोरों की तरह मारा गया। दुकानदारों ने अपनी मजबूरी में, पहले नहीं पता था कि लॉकडाउन है, रात 12 बजे कर दिया। सुबह कोई अपने पैसे लेने के लिए आया, कोई अपने मुलाजमों को देने के लिए पैसे लेने आया, कोई अपनी ज़रूरत के चेकबुक वगैरह लेने आया। इन्होंने उनको मारा पीटा। एसी साहब की मौजूदगी में पुलिस ने बेतहाशा तशद्दुद किया और उनके FIR दी
और बजाय उनको छोड़ने के सुबह उनको अदालत ने जमानत होने की वजह से उनको छोड़ा है, जो एक ज्यादती नहीं जुल्म है फैसलाबाद के ताजरों के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ। अब हम लोग लेबर देनी है, अपनी तनख्वाहें देने के लिए देख रहे हैं, दुकानदार दुकानें बंद हैं। आखिरी पहले जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी आ गई, सोमवार के दिन इन्होंने बाज़ार खोला है और पता नहीं चला जो मंगल बुध और जुमेरात काम चलना था, लोगों ने पेमेंट लेके अपनी फैक्ट्रियों में देनी थी, ज़रूरतें हैं ईद के हर एक की डबल है। लास्ट डेट भी आई है, जिसकी तनख्वाह 10 तारीख को उसने भी मालक ने देनी थी, उसको मालकों को भी बहाना मिल गया। अब लेबर बेचारी परेशान है और इस गवर्नमेंट की जान को रो रहे हैं हम लोग कि बगैर किसी मुशावरत के इन्होंने इतनी ज्यादती की है कि बताए बगैर ही बाजार बंद कर दिया। फैसल साहब, आप क्या कहेंगे कि खास तौर पे अगर बात की जाए शहर फैसलाबाद की ताजरों की जानिब से जो एहतजाज किया गया, पुरअमन एहतजाज पे भी तशद्दुद, तो ये इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो एक किस्म की सीधी सीधी बात है कि आइंदा कोई एहतजाज ना करेगा तो थप्पड़ पड़ेंगे। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब 41 का कि इन्होंने ताजरों की आवाज़ एक दफ़ा फिर उठाई। देखें, एहतजाज ताजरों का आइनी हक है, पुरअमन एहतजाज। ताजर कोई दहशतगर्द, कोई चोर नहीं है। ईद का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें हर बंदे ने, ताजर ने एक आस लगाई होती है कि इसने एक बच्चों के रिस्क के लिए वो आता है, और ईद के त्यौहार के मौका पर गवर्नमेंट ने बगैर मुशावरत के जो लॉकडाउन लगाया, ताजर तो पहले ही उसकी कमर टूटी हुई थी पिछले लॉकडाउन की वजह से, फिर ये अचानक लगा दिया। इसमें क्या करेगा ताजर, तो वैसे ही मर गया हुआ है। तो हम इसकी पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। जिस तरह ताजरों को इन्होंने मारा, ताजरों ने किया क्या है? ताजर तो आए हैं बेचारे अपनी दुकानों पे दुकान खोलने के लिए, बच्चों की रोटी कमाने के लिए, मगर जो गवर्नमेंट ने ज्यादती और नाइंसाफी की, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं तो ये कहता हूँ, हम इसकी पुरजोर तरीके से मजम्मत भी करते हैं और हम इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा ये नाइंसाफी वाला मामला छोड़ें, फैसलाबाद के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक ना करें। फैसलाबाद में जो ताजर हैं वो चूंकि एक टेक्सटाइल सेक्टर है, पूरी चेन सप्लाई देते हैं फैसलाबाद के, और ये पूरी जो चेन है उसको उन्होंने बंद कर दिया हुआ, जिसकी वजह से हर बंदा ही परेशान हो गया है। यहाँ तक के दुकानदारों को किराए देने, जो हमारी टेक्सटाइल सेक्टर के जो दुकानदार हैं वो 70% किराएदार हैं, उन्होंने अभी तक किराए नहीं पिछले दिए थे और ये नया मामला आ गया। अब तनख्वाहें सर पे आ गई हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें दें, दुकानों के किराए दें, वो क्या करे? वो तो बेचारा वैसे ही मरा हुआ है। तो इस जुल्म ज्यादती की हम पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं और कहते हैं खुदारा हमें काम करने दिया जाए, खुदारा काम करने दिया जाए। शेख मोहम्मद आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब, क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट को चाहिए था कि अगर लॉकडाउन करना है तो कम से कम ताजरों की तंजीमों को, उनके सरबराहान को साथ मिला के किसी किस्म की कोई मीटिंग कर लेते, उनके साथ कोई SOPs तय कर लेते, या फिर अगर 8 दिन पहले भी करना था उनको कुछ दिन पहले बताया जाता ताकि अपनी तैयारी रखते। खरीदार भी परेशान है, ताजर भी परेशान है। हमारे वफद ने सोमवार के दिन जब मीडिया पे खबरें करने शुरू हुई कि रात को लॉकडाउन हो रहा है, तो हमारे ताजरों के वफद ने AC सिटी साहब से मीटिंग की, शाह गुच्छा साहब की क़यादत में। उन्होंने कहा कि कोई लॉकडाउन नहीं है, हमें अभी तक कोई आर्डर नहीं आया। हमने वही मैसेज अपने तमाम ग्रुपों में और तमाम मार्केट में चला दिया, जिस वजह से कोई लोग तैयारी नहीं कर सके, क्योंकि हमारे लोग अपने जो नुमाइंदे हैं उनकी नुमाइंदगी में चलते हैं, उनसे मुशावरत करते हैं। जब हमारे ताजरों ने ये पैगाम चलाया कि AC सिटी साहब से हमारी मीटिंग हुई है, मीडिया पे चल रहा है, लेकिन उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है और कोई लॉकडाउन नहीं है, मार्केटें कल से खुलेंगी SOPs के तहत, हफाजी इकदाम के तहत, और मंगल बुध जुमेरात बाज़ार खुलेगा। बल्कि गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि गवर्नमेंट सिर्फ हफ्ता और इतवार की छुट्टी कर रही है, पहले बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं, तो कोई छुट्टी नहीं है। सोमवार के दिन जो ईद का तीसरा दिन है, उस दिन बैंक भी खुले हैं और मार्केटें भी खुलेंगी, यानी ताजरों की अपनी मर्जी है छुट्टी करें। गवर्नमेंट ने सिर्फ हफ्ता इतवार की छुट्टी का ऐलान किया है। इस वजह से हम बेफिक्र होकर बैठ गए। अब हम इतने परेशान हैं कि दुकानें बंद हैं, और जो कल इन्होंने पहले हम कोई दुकान खोल के अपना कोई सामान, कोई चेकबुक वगैरह, कोई और पैसे वगैरह निकाल लेते थे, लेकिन कल का ऐसा हरासमेंट किया कि कोई आदमी, कोई ताजर अपनी दुकान को हाथ लगाने को तैयार नहीं है, अपने तालों को अपनी दुकानों में चोरों की तरह भी जाने को तैयार नहीं है। हम इस वारदात की, इस गवर्नमेंट के इस इक़दाम की भरपूर मजम्मत करते हैं। मार्केटें, बाज़ारों में
मवेशी मंडी खुली है, दुकानें खुली हुई हैं परचून की। कोई एसओपीज बना ली जाती है, अगर कहीं पे कोई कमी कुताही आ रही थी तो आपसे मामला तय कर। कोई भी कमी कुताही नहीं थी, सबको अपनी जान प्यारी है। हम जैसे इन्होंने कहा है, हर दुकानदार, ग्राहक, आने वाले सब लोग, हम व्हीकल अपनी लॉकडाउन के बाद कोई बाजार में लेके नहीं आ रहे। कोई बाइक है उसको ज़्यादा तो रोक नहीं सकते, लेकिन काफ़ी लोगों ने इस पर अमल किया है और वो हर दुकानदार तकरीबन 90% 95% मास्क इस्तेमाल कर रहा है। जो बाहर से ख़रीदारी करने के लिए आए हैं वो भी मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं और सैनिटाइज़र हर दुकान पे पड़ा था। लेकिन गवर्नमेंट का कोई पता नहीं चला। इन्होंने ईद के मौके पर, इनको कोई बताने वाला नहीं है इनको। लेकिन कल राजा रियाज साहब ने अच्छी बात की है, असम्बली में बात उठाई है। ऐसे हमारे नुमाइंदे जो इनको हम लोगों ने मुंतखब करके भेजा है, वो अगर उनको बताएंगे कि अवाम के मसाइल क्या हैं। ये गवर्नमेंट तो ना कभी हुकूमत में आई है, ना इसको कोई तजर्बा है, और ये तो आई है कि ताजरों का, इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करने के लिए आई है। तो आप क्या कहेंगे फैसल साहब इस हवाले से? आखिरकार आपसे मशवरा क्यों नहीं किया गया? पहले कहा जाता रहा कि लॉकडाउन नहीं होगा और अचानक लॉकडाउन कर दिया गया। नुकसान कितना हुआ ताजरों का? नुकसान ये समझ लें कि ताजर 10 साल पीछे चले गए। 10 साल? 10 साल कम से कम पीछे चले गए। यहां तक कि कुछ ताजर आप बिलीव करेंगे कि घर पे बीमार पड़े हुए, वो दुकानों पे नहीं आ रहा, उनका इतना नुकसान हुआ है। ये ना हो जो गवर्नमेंट कर रही है, जो बिल्कुल एक सडनली फैसले कर रही है, थोपे जा रहे फैसले, ताजरों की मुशावरत के बगैर ताजर खुदकुशियां करने पे मजबूर ना हो जाए। हम जो ताजर हैं वो दिहाड़ीदार बंदे, जितने भी ताजर हैं। अब इन्होंने एक नया काम किया जी, 8 बाजारों के बाहर गेट नस्ब करने लगे। अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती है, और इमरजेंसी जिंदगी का हिस्सा है, हो जाती है। उसके लिए क्या करेंगे? अभी पिछले दिनों में एक, जैसे आसिफ भाई बता रहे थे, बंदा फौत हो गया, उसको अटैक हुआ। ये गेट नस्ब होने की वजह से मामलात हुए कि गाड़ी अंदर नहीं आई और वो मामला हो गया। तो गवर्नमेंट जितने भी अभी तक फैसले कर रहे हैं, वो सारे ही वो मेच्योर फैसले नहीं कर रही। हम ताजरों के साथ जो मामला इस वक्त हो रहा है, ताजरों का तो दिल ही नहीं कर रहा वो कारोबार करें। वो कारोबार कैसे करेंगे? उनको तो यही नहीं पता सुबह हमने दुकानों पे जाना है, दुकानें भी खुलनी है कि डंडे पड़ने। जिस तरह इन्होंने तशद्दुद किया, जो ऊपर बैठे हुए, जिनके ऊपर तशद्दुद करना चाहिए, जो कह रहे थे कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे, उनको इन्होंने पकड़ा नहीं। और जो ताजर शरीफ आदमी हैं, उनको पकड़ के इन्होंने इतना ज्यादा मारा है, उसकी हम फिर एक दफा मजम्मत करते हैं। आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को अगर लॉकडाउन करना भी चाहिए था, ईद के बाद करती, ईद से पहले क्यों कर दिया? और कितने ताजर हैं जो कि खास तौर पे इन नुकसानात की वजह से अपना बिजनेस ही छोड़ चुके हैं? देखें जी, इस वक्त कोविड-19 की सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत ज़्यादा इस वक्त नरमी आ चुकी है। पीक डेज गुजर चुके हैं। हम लोग एसओपी, सबसे पहले हमें अपनी जानों का खतरा है। हम लोगों ने तो अपनी मार्केट के दाखिली रास्तों के ऊपर वो गेट नस्ब किए हुए थे, सैनिटाइज, मास्क, एवरी जो हमारी अपनी जान के लिए बेहतरी थी, हम वो कर रहे थे। तो एसओपीज, हम दुकानदारों को क्या एसओपीज का पहले नहीं पता था? हम एसओपीज के तहत तो सारे कारोबार कर रहे थे। यानी जो हम लोग लेन देन करते थे उसका भी नाम भी तो एसओपीज है ना। तो अब जो गवर्नमेंट ने कहा हमने उसके मुताबिक किया, क्योंकि उसमें हमारा भी फ़ायदा था, हमारी अपनी जानों को उसमें फ़ायदा था। मगर गवर्नमेंट ने इसके बिल्कुल मुखालफत किया। ईद के उन दिनों में लॉकडाउन कर दिया जिन दिनों में कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था। फिर भी अगर लॉकडाउन करना था तो कम से कम ईद के बाद कर देती, ताकि ये ईद के जो दिन है इसमें किराएदार अपना किराया निकाल सकता, जो दिहाड़ीदार है वो अपनी पूरी दिहाड़ी करके ईद के मौके पे घर लेके जाता, बच्चों के लिए नए कपड़े सिलाता। अब ईद के मौके पे वो क्या करेगा बेचारा? वो कुछ भी नहीं, एक दूसरे का मुंह देखेगा। और दूसरा सवाल आपने ये किया कि दुकानदार कितना पीछे चला गया। मैं आपको अब अल्फाज में नहीं कर सकता कि दुकानदार, यकीन करें, इतना आंसुओं के साथ रो रहे हैं कि हमारी अपनी मार्केट में 16 से 17 दुकानें किराए की खाली हो गई। जो कभी दुकानें मिलती नहीं थी किराए पे, 16 से 17 दुकानें खाली हो गई। उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांग के मालिक को चाबियां दी। उसने कहा जी हम लोग काम नहीं कर सकते, हम लोग तो किराया नहीं निकाल सकते। गवर्नमेंट की पॉलिसियां इतनी वो हो चुकी हैं कि कोई ताजरों से मुशावरत नहीं है। अब हम लोग ताजर चैम्बर्स के सारे मदर ऑफ बिजनेस है, चूंकि चैम्बर इसके साथ सारी मुशावरत करते हैं,
ना चैम्बरों की सुनी जा रही है, ना ताजरों के साथ कोई मुशावरत हो रही है। तो गवर्नमेंट के फैसले तो फिर अनमेच्योर ही होने ना, मेच्योरपन तो उसमें नहीं है ना। अब एसी साहब का जो दिल करता है वो कर लेते हैं। लेकिन उनको तो पीछे से इंस्ट्रक्शंस होती है ना, या वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस? नहीं सर देखें, होती तो पीछे से इंस्ट्रक्शंस ही हैं, मगर जब इन्होंने इतनी मीटिंग्स की, उस मीटिंग्स में ताजरों ने उनको अपनी राय दी कि खुदारा ये काम ना करें, इससे आम बंदा मर जाएगा, मगर उनको इस चीज की कोई परवाह ही नहीं है। ताजर उनको सजेस्ट करने की बजाय अगर एमपी एमएनएस को फ्रंट पे लाएं, वो ज्यादा बेहतर नहीं? हुकूमत तक अहकामात, आपने जो पैगाम है वो पहुंचाएं, हुकूमत अहकामात इन ब्यूरोक्रेट्स को जारी करे कि ताजरों को तंग ना किया जाए, तो उससे ज्यादा मामला बेहतर हो सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ थे एकदम। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शेफ जांजेब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी महक उठ रही है किचन से, तो जानते हैं उनसे कि जनाब कहाँ तक हमारी रेसिपी जो है वो पहुंच चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहारी भी जो है वो अपने आखिरी मराहल पर है। कैमरा आपको दिखा सकता है, ये देखें शोरबा इसका गाढ़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि आटा जो था वो मैंने पानी में डिजोल्व करके इसमें डाल दिया। और दूसरी तरफ हमारे जो शीरमाल है वो भी तैयार है, ये कैमरा आपको दिखा सकता है। ठीक है, शीरमाल भी हमारे रेडी हो चुके हैं, अब सिर्फ इसको डिश आउट करना है। तो आप मेहमानों से बातें करें, फिर मैं आपको सर्व जी जी बिल्कुल प्रेजेंट करें, आप गार्निशिंग करें इसकी और जबरदस्त करके इसे तैयार करें। उतनी देर तक हम मेहमानों से गुफ्तगू कर लेते हैं। क्या कहेंगे जनाब शेख साहब, आप के खास तौर पे अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट से खुश दिखाई देते हैं ताजर? कोविड-19 से पहले की अगर बात की जाए तब भी बहुत सारे तहफ्फुज़ात थे और अब तो अंबार लगा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस गवर्नमेंट ने कुछ ताजरों के साथ ना मुशावरत की है, ना ही ताजरों के नुमाइंदे गवर्नमेंट के पास हैं, ना ही ताजर इस गवर्नमेंट पे मुतमिन हैं। तो ताजरों के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। लेकिन ताजर की ज़हन होता है कि जो भी गवर्नमेंट आए उनके साथ चलने का, उनके कोई सियासी मफादात नहीं होते, उनके अपने कारोबारी मफादात होते हैं। तो ताजरों का ज़हन है कि इनके साथ यानी कि जो भी मिल कर चला जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने ख़ासकर जो लॉकडाउन की पॉलिसियों ने आवाम को और ताजरों को तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 50-60 दिन का लॉकडाउन आया हो या बाद में भी आया है। उसने कारोबारी मामलात हालात उसको सफ़र बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कर दिया है। फैक्ट्रियों को, बाज़ार दुकानों को, मार्केट में दुकानों की प्राइसेस बहुत कम हो गई हैं, उसके रेंट बहुत कम हो गए हैं। 20% लोग का बहुत ज़्यादा कारोबार और 80% लोग हैंड टू माउथ हैं। जो हैंड टू माउथ हैं वो किराएदार हैं, और जो किराए की दुकान के मालिक हैं उनका भी उसी पे ही इन्हिसार है। वो भी कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है। एक अगर दुकान जिसने किराए पे ली है, अगर वो छोटा दुकानदार तो जो उससे दुकान देने वाला है उसका रोज़गार भी उस किराए पे ही है। वो कभी पहले 2 माह चलता रहा उनका आपस में झगड़ा कि वो किराया देना है नहीं देना है, फिर बाद में चलता रहा है कि वो दुकानों के किराए कम करें। अब एक ताजर है, ये अभी जो कोविड का अगर सीज़न ख़त्म हो गया, यानी कि काफ़ी खुदा की फजल से अल्लाह की रहमत से ही ठीक हुआ है, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं। रोज़ कह रहे हैं इमरान खान साहब की पॉलिसी की वजह से कोविड ख़त्म हो गया, उनके लॉकडाउन की वजह से ख़त्म हो गया। आप बताएं कि जुम्मेरात तक बाज़ार खुला और हफ्ते इतवार को बंद हो जाए, उससे कोविड का उससे ज़्यादा बढ़ता है। जब सोमवार को 3 दिन के बाद बाज़ार खुलता है उसमें रश ज़्यादा होता है। हमारी जो ताजरों से मानते नहीं है, हमारा जो देन है कि इनको पूरा दिन के लिए खोला जाए और सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खोला जाए। इससे ऐसा होगा कि आप लोगों ने ख़रीदारी करनी है, मैंने करनी है, तो हम जब भी मौका मिलेगा चले जाएंगे। ऐसे जब टाइम 5 बजे तक 6 बजे तक करते हैं, सारा दिन राशि नहीं ख़त्म होता। जब दुकानदार सुबह अपनी दुकान पे बैठेगा, कोई 9 बजे आए, कोई 8 बजे आए, पहले की तरह रूटीन करें और ये हफ्ते और इतवार की छुट्टी को ईद के फ़ौरन बाद बिल्कुल ख़त्म किया जाए। ये ताजरों के साथ जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। कोई काम का बजाय से बीमारी रुकने के बढ़ रही है कि उस जो रश है, आप लोगों ने मैंने ख़रीदारी करनी है, मुझे पता है हफ्ते को भी हो जानी, जुम्मे को भी हो जानी है, इतवार को भी बाज़ार खुले हैं। तो फैसलाबाद में शुरू दिन से इतवार और हफ्ता खुला है। तो आप इनकी से हमारी गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि ईद के फ़ौरन बाद
जुमे की छुट्टी फैसलाबाद में बहाल की जाए और हफ्ते एतवार को बाजार खोले जाएं ताकि हम लोग अपने पूरे दिन काम कर सकें, अपने मामला जो भी हैं उनको तय किया जा सके। मोहम्मद फैसल भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, कितने लोग हैं जो कि मुलाजमतों से फारिग हो चुके हैं? क्योंकि जिसके पास 10 मुलाजिम थे उसने 8 निकाल दिए, 2 रह गए। तो बहुत सारे लोगों का कारोबार 8 बाजारों से नहीं बल्कि ऑल ओवर दी फैसलाबाद जितने भी कारोबारी मरकज थे उनके साथ मुंसलिक था। जब उनको शिकंजा डाला गया कोविड की वजह से तो बहुत सारे मुलाजमीन भी तो फारिग हुए होंगे। जी, बहुत सारे मुलाजमीन तो फारिग हुए। मैं ये कहता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50% तक मुलाजमीन फारिग हो गए हैं। अच्छा, अब यकीन करें कि हम जो दुकानदार हैं, छोटी छोटी दुकानें, अभी हमारे पास बंदे कौन से आ रहे हैं जी, हमने MCSE किया हुआ है, हमने MBA किया हुआ है, आपकी मेहरबानी हमें मुलाजमत पे रख के। MBA MCSE मेरे पास आए लड़के, फैसल भाई हमें मुलाजमत के लिए रख लें। और जब हम अपनी तरफ देखते हैं 5 मुलाजम थे तो वो 1 रह गया, 1 था तो वो हम अकेले ही काम कर रहे हैं। तो ये सारा देखें, कोविड की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त डिस्टर्ब हुई थी, हम ये मानते हैं, मगर इस वक्त तो सारी दुनिया ओपन हो गई हुई है। अब तो हर चीज ओपन हो गई है। ओपन होने के बाद हमारा एक पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि जिसमें जहां से चेन चलती है ना टेक्सटाइल सेक्टर की फैसलाबाद से, उसको लॉकडाउन कर दिया जाता है, बाकी पूरा पंजाब खुला है। लाहौर को अगर लॉकडाउन करते हैं तो वो एक हद तक करते हैं, और फैसलाबाद को यहाँ पर सुतेली माँ जैसा सलूक है। यहाँ पर ताजरों को आपस में इतना डिवाइड कर दिया हुआ है कि एक यूनिटी बनने ही नहीं देते, और जिसकी वजह से हम लोग पिस रहे हैं और पिसते जाएंगे, पिसते चले जाएंगे। और जो लोग मुलाजमतों से निकाल दिए गए हैं उनका क्या कसूर? वो अपने घर का सिस्टम किस तरह से चलाएं? ताजर भी अब जो है वो उनका बोझ नहीं उठा सकता था, लेकिन खासतौर पे गवर्नमेंट की तरफ से रोजगार स्कीम मुतारफ करवाई गई है जिसके तहत बहुत सारे लोग जो कि मुलाजमत पेशा अफराद के लिए वहां से लोन सिर्फ 3% शरह सूद पे ले सकते हैं। तो आपने कोई इस तरह की स्कीम में अप्लाई नहीं किया लोगों को अवेयरनेस देने की, ताकि किसी किस्म की छुट्टी ना दी जा सके, लोगों को बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े, मुलाजमतों से ना निकालना पड़े? उसके लिए कोई लोन के लिए आपने अप्लाई किया? देखिए जी, बात यह है कि हम तो गवर्नमेंट को इतनी मीटिंग्स हम लोग चैम्बर में कर चुके हैं कि ताजरों ने, लोकल इंडस्ट्री ने आज तक गवर्नमेंट से कोई रिलीफ नहीं मांगा। ये पहली दफा हिस्ट्री में ताजरों ने ये कहा था कि हम बगैर सूद के हमें कर्जे दिए जाएं, 5-10 सालों के लिए एक उसकी लिमिट बना दी जाए ताकि ताजर बगैर सूद के जो कर्जे ले उससे काम करे। हमें कोई रिलीफ दिया जाता है ऐसा जो बेल आउट पैकेज की शक्ल में होता, मगर गवर्नमेंट को सवाए ताजरों के खिलाफ काम करने के और कुछ नहीं है। मैं माजरत के साथ ये चीजें हम गैर सियासी हैं, मगर जो इस वक्त ताजरों के साथ सलूक हो रहा है, गवर्नमेंट हम ताजरों का सोच ही नहीं रही। हम उसकी पुरजोर तरीके से, ये अल्फाजों में तो मुजम्मत नहीं हम कर सकते, हम अंदर से इतना दुखे हुए हैं कि हम आपको क्या बताएं। अपने दुख आपने कभी MP MNA को सुनाए हैं पाकिस्तान तहरीक? MP MNA तो आते ही नहीं, सिर्फ वोट लेने आते हैं। अभी जैसे आसिफ भाई कह रहे थे, राजा रियाज अहमद ने तारीख में पहली दफा ताजरों की बात की, तारीख में पहली दफा। अभी देख लीजिएगा उनके साथ क्या सलूक होता है। दिल करे तो उनको आने वाले चंद दिनों में वैसे ही फारिग कर दिया जाए, तो हम क्या करें? यानी हमसे सिर्फ वो वोट लेने आते हैं, वोट के दिनों में उनको डायरेक्ट नाम का पता होता है, फैसल साहब, शेख आसिफ साहब। अब वो इलेक्शन खत्म और बात खत्म। लेकिन राजा रियाज ने एक बार बात की है, लेकिन बाकी MP MNA को अगर आप साथ में लाएं जिनको वोट दिए हैं आपने या लेके दिए हैं वोट, उन सबकी एक टीम बनाई जाए, उनको अपने मसले से आगाह किया जाए, उनको साथ लेके आपका वफद वजीर आला पंजाब या इमरान खान तक पहुंचे, अपनी मुश्किलों से आगाह करें उनको, तो इसका हल निकल सकता है। सर जी कैसे हल निकले? मैं कहता हूं वो लोग टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने वोट ले लिए, अब वो लोग सिर्फ ऊपर वाले मामलात हल करते हैं, नीचे वाले मामलात उनको जरूरत ही नहीं है हल करने की। तो आप उनके लिए कोई मुहिम चलाते हैं कि ये जनाब हमसे वोट लिए थे लेकिन अब हमें हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रहे और ना ही हमारी बात सुन रहे? सर जी मैंने पहले भी आपसे अर्ज की कि हम लोग चूंकि चैम्बर्स के साथ अटैच हैं, FCCI से, FCSTI से, तो हम उनके प्लेटफॉर्म से हर महीने 2 से 3 मीटिंगें करते हैं और उन तक पैगाम पहुंचाते हैं कि हमें टाइम दें, हमारे साथ बैठे। फरक हबीब साहब एक दफा है जी FCSTI में आए थे, उन्होंने बड़े ही लॉलीपॉप दिए और फिर उसके बाद गायब, फिर कोई बात नहीं, फिर कोई कहानी नहीं। बस यही कि हम लोग खुद ये चाहते हैं कि ताजरों के साथ ये काम ना हो, हम लोग ये लॉकडाउन के खिलाफ हैं, बस बातें की ओर चले गए। शेख साहब आखिर क्या बात है, बातों की हद तक क्यों महदूद है ये?
MP MNA साहबान मसले हल करने की तरफ क्यों सर जी इनका कोई तजर्बा ही नहीं है, इनको कोई शौक नहीं है। तो ये वोट जब अवाम आपने दिए हैं तब कोई एहसास नहीं था तो लोगों वो अवाम तो वोट हर दफा देते हैं, अगली दफा कोई और ले जाएगा वोट, कोई और हुकूमत बन जाएगी, हालात ऐसे ही रहने। इनका तजर्बा नहीं है आपके कहने का मकसद? तजर्बा नहीं है, तजर्बे के अलावा ना भाई एहसास नहीं है। जब तक एहसास नहीं होगा ना कि हमें अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, हम 2-2.5 लाख अवाम के नुमाइंदे हैं, तो हमें कोई ऐसा मसला हल करके जाएं जो उनका नाम बने, बाद में वो जाएं, लेकिन उनकी भी आगे नहीं चलती। पुलिसियां बनाने वाले और हैं, पुलिसियां बनाने वाले और हैं, लेकिन MP MNA तो हैं वो कठपुतलियां सी हैं, कठपुतलियां, इनकी कोई मानता ही नहीं है शायद, इस वजह से ऐसा होता है। तो हमारी आज की रेसिपी जो जनाब तैयार हो चुकी है, निहारी शेफ जाजेब ने बड़ी जबरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन भी की है। अच्छा शेफ, क्या क्या की चीजें मौजूद हैं इसके साथ, ये भी बताइएगा। हनान, जिस तरह से हलीम सर्व होता है इसी तरह निहारी भी सर्व होती है। तो इसके साथ जूलियन का अदरक होता है, साथ में हरी मिर्च होती है, फ्राई किया हुआ प्याज होता है ब्राउन, और साथ में लेमन होता है। ठीक है, जिस तरह हलीम के ऊपर हम अपना टेस्ट खुद बनाते हैं, इसी तरह निहारी के ऊपर भी टेस्ट खुद बनाया जाता है। निहारी के ऊपर भी टेस्ट खुद बनाते हैं। और जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निहारी के ऊपर कटा हुआ लेमन भी रखा है ताकि खट्टा मीठा सा टेस्ट आ सके, और इसके साथ साथ भुना हुआ प्याज भी सर्व किया गया है, धनिया भी, हरी मिर्चें भी सर्व की गई हैं, और जूलियन कट में अदरक भी तैयार शेफ की जान से किया गया है। और साथ में शीर महल जो है खास तौर पे तैयार किया गया है। ईद पे बहुत सी चीजें ईद पे तैयार की जाती हैं, शीर महल जो है वो तैयार घरों के अंदर नहीं होता, रोटियों के साथ इस्तेमाल। तो आज उसकी भी रेसिपी आपकी जान से बताई गई है कि किस तरह से उसे तैयार किया जाएगा। तो इस दफा मेरा वादा था अपने नाजरीन से, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे थे, अभी भी मैसेज एक आया है कि निहारी की अच्छी प्रेजेंटेशन कीजिएगा, और देख लें जिस तरह नवाबी निहारी होती है देगी, सेम वैसी मैंने प्रेजेंटेशन जी। और ये छोटी सी देग भी है जिसके अंदर आज आपने इसे बना के रखा है। तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। जी बिल्कुल मैटर करती है, क्योंकि कहते हैं कि पहले आप खाना आंखों से खाते हैं, फिर अपनी जुबान से चखते हैं। और आंखों से खाया गया खाना अगर उसका टेस्ट आपको बेहतरीन लगे तो मुंह को तो रोक ही नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे बढ़ते हुए हाथों को भी नहीं रोका जा सकता। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे भी पूछ लें। जनाब, आपको क्या फैसल साहब खाने में सबसे ज्यादा पसंद? सर जी इस वक्त तो निहारी का ही दिल कर रहा है, निहारी का प्रेजेंटेशन की है, क्या बात है जी, फिर दोबारा भूख लग गई इसको देख के। मजेदारी इसी में है, जब प्रेजेंटेशन बंदा अच्छी करता है तो देखने वाला खुद कहे यार क्या बात है, क्या बात। लाएं जी बिस्मिल्लाह, हम भी शुरू करें। मैं तो पहले मजाक में कह रहा था आज़ाद साहब नाश्ता तैयार हो रहा है। नाश्ता बिल्कुल तैयार हो रहा है जनाब, आपको करवाएंगे जैसे ही शो खत्म होता है। शेख साहब, आप क्या कहेंगे? 8 बाजारों वाले लोग तो वैसे ही निहारी को बड़ा प्रेफर करते हैं वहां पे, क्योंकि कारोबारी मरकज 8-9 बजे खुल जाते हैं, तो जैसे ही खुलते हैं नाश्ते वहीं पे आके चल रहे होते हैं। फैसलाबाद जिंदा दिलों का शहर है। फैसलाबाद की निहारी, पाए, चने पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। हमारे इधर शेख सलीम चने वाले, लुधियाना चने फरोश, और कारखाने बाजार में 2 शॉप हैं पाए वालों की, और नेमत कदे के साथ निहारी है फैसलाबाद की, बहुत आला किस्म की है। ये सारी फैसलाबाद की सौगातें हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, और इनको काफ़ी पुरानी और अच्छे जायके वाली है। सफा बिल्कुल जी, अच्छे जायके वाली हैं। बहुत शुक्रिया जी शेख साहब, आपका शो के अंदर आने की है, फैसल भाई आपका भी आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।